हेलो फ्रेंड्स, आई एम गगनीश शर्मा। वेलकम टू ई साइंस जो ऑन द स्टडी चैनल। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेसन। फर्स्ट हम एजियोट्रॉपिक मिक्सर को पढ़ेंगे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सर क्या होते हैं। सेकंड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इस लेसन के अंदर। तो जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं वह एक पर्टिकुलर और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अपना बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस के ऊपर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, एंड सेकंड सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो। डेविएशन का मतलब है इसके बॉइलिंग पॉइंट से कि फर्स्ट सॉल्यूशन जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, एंड दूसरे का मतलब है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, ए सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है। अब जब ये सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे तो इनका जो इंटरेक्शन है वो नॉन आइडियल केस में डिफरेंट होगा। मतलब या तो ए बी का जो ए बी के बीच में इंटरेक्शन है वो ए एंड बी से ज्यादा होगी, या फिर ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ए एंड बी के बीच से। ठीक है, अब अगर फर्स्ट केस लेते हैं कि ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इन दोनों केसेस से ज्यादा, ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा एंड नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। मतलब ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर इसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा। ठीक है, हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी भी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन है। ठीक है, लेकिन जब वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए 275 केल्विन हो जाता है। ठीक है, तो इस केल्विन के ऊपर जाके वो सॉल्यूशन बॉइल होगा। उसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर 275 केल्विन के ऊपर आएगा, और उसने नेगेटिव डेविएशन शो की। नेगेटिव डेविएशन से आप समझ सकते हैं कि वेपर प्रेशर की फॉर्मेशन इजीली हो रही है या थोड़ी हार्ड हो रही है। अब नेगेटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर जितने पहले बनने चाहिए थे उतने अब नहीं बन रहे, ड्यू टू ए एंड बी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, इन सेकंड केस पॉजिटिव डेविएशन मतलब ए एंड बी के बीच में जो फोर्स है वो वीक है एज कंपेयर टू इन दीज टाइप्स ऑफ केसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 273 से भी कम होगा। मतलब ये 273 से भी कम टेम्परेचर के ऊपर अपना वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर इक्वल कर लेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो पॉजिटिव डेविएशन शो होगी, मतलब इसके अंदर वेपर प्रेशर ए बी के इंटरेक्शन से कम होता है, तो इस टाइप की डेविएशन को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, एंड ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को शो करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो जाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले एंड नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट को शो करते हैं। ठीक है, सेकंड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन तीनों को डिस्कस करने से पहले मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इंक्लूड आते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसको समझना होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, और उसके बाद में हम इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर होते क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
तो इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर नहीं। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। एंड डिफरेंट टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो सॉलिड पार्टिकल के नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर के ऊपर। फर्स्ट बात कर लेते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। जैसे कि हमने राउट्स लॉ के अंदर पढ़ा था कि जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल एक सॉल्यूशन के अंदर ऐड होते हैं, तो जो टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए बीकर है, ठीक है, और एक सेकंड बीकर है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल है, एंड यहां पे एक बीकर है जिसके अंदर ये सॉल्वेंट एंड इसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल है, सॉलिड फॉर्म में, नॉन वोलेटाइल। तो अब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ये बात राउट्स लॉ ने बोली थी कि जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल को आप एक सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के ऊपर, लेकिन जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो प्योर फॉर्म से कम हो जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर इज ए सरफेस फिनोमेना, और सरफेस फिनोमेना के लिए एक फ्री स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है जो सॉलिड पार्टिकल कवर कर लेता है। अब सॉलिड पार्टिकल की सरफेस को सॉलिड पार्टिकल ने कवर कर लिया तो इसके वेपर प्रेशर पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है। ठीक है, तो जो P है वो XA यहाँ पे सॉल्वेंट के मोल्स है, P0A यहाँ पे सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो यहां से हम P/P0A इज इक्वल टू XA ये दिखा सकते हैं। ठीक, अब आपको मैंने बताया हो कि XA XB या फिर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका सम 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस XA। ठीक है, तो ये टर्म कुछ ऐसे आएगी P0A माइनस P डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू XB। ठीक है, तो ये टर्म P0A माइनस P डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू XB, ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के अंदर पहले से जो न्यू सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर है इस सॉल्वेंट का वो पहले के कंपैरिजन में कम हुआ है। कितना कम हुआ है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा सॉल्यूट के मोल्स के ऊपर। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट के मोल्स लिए जो मल्टीप्लाई किए गए प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर के साथ में, और वो इक्वल था प्योर जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का उसके। ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो हमने इसको 1 से माइनस कर दिया साइड टर्म को। ठीक है, इस साइड भी, राइट हैंड साइड भी एंड लेफ्ट हैंड साइड भी, तो 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB। ठीक है, तो 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB, एंड यहां से P0A माइनस P डिवाइडेड बाई P0A जो हमें बताता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो
वेपर प्रेशर के अंदर कमी आई है वो XB के कारण आई है। ठीक है, तो मतलब यहां से ये मॉलिक्यूल्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब मोल फ्रैक्शन है तो नंबर की बात हो रही है, तो सॉल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। देन हम बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि इसकी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। अब हम जब बात करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन की, मतलब सॉलिड पार्टिकल ऐड हुए हैं सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, तो जो प्योर सॉल्वेंट का अब जो बॉइलिंग पॉइंट था वो ज्यादा हो चुका है इसके अंदर ऐड होने के बाद। इसको मैं एक ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहां पे मैं एक मार्क दे रहा हूं जिसको हम 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर के ऊपर इंक्लूड करें। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ठीक, तो ये जो आपका प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर इक्वल हुआ है, ये पॉइंट है आपका प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो 373 केल्विन के ऊपर है। ठीक है, लेकिन जब उसके बाद में हमने इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल की ऐड किया और सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हुई, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके बीच में एक गैप आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। अब यहां पे जो नया 6 केल्विन आ चुका है, 376 केल्विन, मतलब इतना टेम्परेचर के अंदर और इंप्रूव करने के बाद में, इतना ज्यादा टेम्परेचर और इंक्रीज करने के बाद में आप इसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचोगे। ठीक है, जो कि पहले कम था, तो मतलब आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है TB is equal to KB dot M. M is the molality of the solution. मोलेलिटी, अगर आपको मोलेलिटी का मतलब नहीं पता तो इसकी जो पहले वाली वीडियो है मैंने उसके अंदर मोलेलिटी एंड नॉर्मेलिटी को एक्सप्लेन किया है, आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो TB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड KB इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्मली हरियाणा बोर्ड के अंदर, CBSE बोर्ड के अंदर, कि आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए। तो यहां से आप सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे इसको देखिए। आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला अगर याद हो तो वो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है। तो यहां पे हम वेट की वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था कि गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहां पे हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। WB is the given weight of solute, MP is the molecular mass of solute, WA is the weight of the solvent, KB is the constant, TB is the elevation in boiling point. So TB is equal to KB, WB, MB
इंटू WA। ठीक है, इस टर्म को हम यहाँ पे लेके आते हैं क्योंकि हमें इसका मास कैलकुलेट करना है। तो MB इज इक्वल टू AB WB डिवाइडेड बाय TB WA। तो दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट और कैलकुलेट किया हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, देन इसके बाद में हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। इस जो डायग्राम है इसको आप थोड़ा ध्यान से कोशिश कीजिए समझने की कि मैंने 2 पॉइंट लिए थे, एक एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक है, एक का जो टेम्परेचर करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कि फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर सॉल्यूट का क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसके ऊपर टेम्परेचर, ठीक है, जो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है B, C एंड E। मैंने 5 पॉइंट आपको दिखाए हैं, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट एंड E पॉइंट। अब जो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, जो आपका A टू B पॉइंट है ये आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो B टू C है, B टू C ये आपके प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब आपका पॉइंट B है, पॉइंट B ये आपको बता रहा है कि आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर फॉर्म। ठीक है, मतलब AB इज इक्वल टू BC। तो जो B पॉइंट है वो आपको बताएगा कि आपका प्योर फॉर्म का जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो इक्वल है सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के ऊपर 8 पॉइंट B। ठीक, फोर्थ पॉइंट जो A टू D है, A टू D वो आपको बताता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट। फिफ्थ जो D टू E है, D टू E वो बताता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे देखने की कोशिश कीजिए, ये है पॉइंट TF। तो यहां पे इसको कुछ समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है सॉलिड एंड इन लिक्विड केस वो B पॉइंट पे आने के बाद में इक्वल हो जाता है। एंड जब आप बात करोगे सॉल्यूशन की तो उसी केस के अंदर आपका जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो इस पॉइंट पे आने के बाद में इक्वल हो जाता है सॉलिड एंड लिक्विड का। मतलब पहले जो टेम्परेचर ज्यादा था वो अब कम हो गया। पहले इस टेम्परेचर के ऊपर आने के बाद में आपके सॉल्वेंट का सॉलिड एंड लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होता था। अब D पॉइंट पे आने के बाद में ही जो सॉल्यूशन का, नॉट प्योर फॉर्म, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट D के ऊपर आने के ऊपर इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है TF इज इक्वल टू KF डॉट M। M इज द मोलेलिटी। ठीक है, तो सेम जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट के अंदर मोलिकुलर मास को कैलकुलेट किया था वैसे ही हम इसके अंदर भी मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूट के। ठीक है, अब हम बात करें कि हम इस फॉर्मूले से
मोलिकुलर मास ऑफ द सॉलिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको देखिए। मोलिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पे हम सेम वही लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स एंड WA is the weight of solvent, solvent का weight WA, तो TF is equal to KF डॉट। और मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो इसका गिवन वेट WB मान लेते हैं, molecular mass MB, W is the solvent weight। ठीक है, तो अब हम इस टर्म को इस साइड लेके आते हैं, MB is equal to KF WB TF WA into, तो यहां से हम मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां तक सभी क्लियर। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि ऑस्मोटिक प्रेशर इस टर्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, उसको समझना होगा। ठीक, कि मान लीजिए मैंने एक बिकर को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस साइड मैंने 100 ग्राम वाटर लिया एंड सेम इसी साइड भी 100 ग्राम वाटर लिया। ठीक, इसके अंदर मैंने 20 ग्राम NaCl मिक्स किया एंड इसके अंदर 10 ग्राम एंड इसके अंदर 20 ग्राम। तो जो ये सॉल्यूशन है वो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, और ये लेस कंसंट्रेटेड इसके कंपैरिजन में। तो ऑस्मोसिस एक फिनोमेना है जिसके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट होती है फ्रॉम low concentrated solution to high concentrated solution। low concentrated solution to high concentrated solution, solvent particle की movement through semi permeable membrane is known as osmosis। ठीक है, एंड अब इसी टर्म को हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कि इट इज द प्रेशर applied to stop the movement of solvent particle from low concentrated solution to high concentrated solution। ठीक है, मतलब कि वो प्रेशर अप्लाई किया जाए सॉल्यूशन के ऊपर जिससे कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव ना करे, उस टाइप के प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसी टर्म को मैं थोड़ा और डीपली आपको समझाने की कोशिश करूं तो कई बुक्स के अंदर इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया गया है। उसके अंदर बताया गया है कि इट इज द प्रेशर अप्लाई टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट। मतलब इसका मतलब समझिए आप कि यहां पे मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं सॉल्यूशन और एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं सॉल्वेंट। जब मैं बात करूंगा सॉल्यूशन की तो उसके अंदर मैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल को इंक्लूड करता हूं, लेकिन जब मैं बात करता हूं सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल की उसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल ही इन्वॉल्व होंगे।
उसके अंदर सॉल्यूट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर नॉर्मल डेफिनेशन ये होगी कि लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर मूव करने से जो प्रेशर रोकता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। लेकिन अगर इस टर्म को थोड़ा चेंज कर दें, हाई कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ये वर्ड याद देखिए आप, सॉल्वेंट, ठीक है, हाई कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन टू लो, मतलब कि इस सॉल्यूशन के अंदर आपकी जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो हाई है एंड इस सॉल्यूशन के अंदर लो है, मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इस केस के अंदर लो है एंड सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इस केस के अंदर हाई है। तो ओवरऑल इसकी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो हाई होगी क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है एंड इसके अंदर जो टोटल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वो लो होगी क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर लो है। इसी टर्म को थोड़ी बुक्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन के अंदर थोड़ा दिया गया है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, आपको सिर्फ याद रखना है कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो कम होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो पाई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये पाई डायरेक्टली डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम इससे भी आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करके दिखाते हैं क्योंकि ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कंसंट्रेशन की डिपेंड करती है और कंसंट्रेशन आपकी सॉलिड के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब बात करते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की, सो पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू N/V, इस फॉर्मूले को याद रखिए। तो पाई इज इक्वल टू N/V RT, where N is the moles, N is the moles। तो जब हम मोल्स को कैलकुलेट करेंगे तो WD MB VRT, ठीक है, एंड इस साइड पाई। तो यहां से हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे पुट करते हैं, MB इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाई पाई RT बाई V। तो यहां से हमने मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट कर लिया और यही डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर डिपेंड करेगी एंड नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक, so thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Please don't forget to press the bell icon for early notifications. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।